नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। इससे पहले कि हम आज की इस चर्चा में मंजरी जी का स्वागत करें, आपसे एक बार फिर निवेदन, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइबरों की संख्या और इसी तरह बढ़ाते रहिए। वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर करेंगे, अतिरिक्त स्नेह है, बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहले किसी अपलोड की सूचना आपको होगी। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, सबसे पहले भारत के तीसरी बार निर्वाचित हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको उनके 75वें जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। आज प्रारब्ध के पहले वीडियो के बीच में हम लोगों ने बधाई दी और आज शुरुआत में ही हम बधाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मामला ज़रा उनके जन्मदिन से ही जुड़ा हुआ है। ये ट्रम्प साहब ने उनको बर्थडे विश किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रम्प जी को ये लिखा। इसी बीच में एक बधाई और आती है, जो ये दिखाती है कि भारत किस तरीके से अपने दोस्त बना ही नहीं रखा है, बल्कि उन दोस्तों और उस दोस्ती को नई ऊंचाई पे ले जा रहा है। बहुत सारे लोग अब अचक जाएंगे, वो गिरोह वाले जिन्होंने कहा या जब से भारत ने फिलिस्तीन के राष्ट्र बनने के लिए वोट किया, तब से बहुत सारे लोग जो है वो ई ही वाले मुद्रा में थे। अब लीजिए साहब नेतन्याहू, तो ये भारत की शक्ति है कि एक साथ तमाम चीजें, अलग अलग रिश्ते, यानी नेशन फर्स्ट की पॉलिसी चल रही है। मंजरी जी, मैंने एक दिन आपसे बात किया था और उस दिन मैंने 2 ट्वीट दिखाए थे। सबसे पहले ट्रम्प साहब का, उन्होंने कहा कि साहब हमारी प्रधानमंत्री से बात हो रही है और सीधे मैं नरेंद्र मोदी जी से बात कर रहा हूँ, टैरिफ वाला मामला हम लोग बहुत जल्दी सुलझा लेंगे। और आपने उस चर्चा में ये कहा था कि जो आसियान बैठक है, जो 26 से 28 इसी महीने में होने वाली है, तो उससे पहले ये हो जाएगा, ऐसा दिखाई भी दे रहा है। और आज इतना प्रेम भरी पार्टी, हैप्पी बर्थडे, और वो छोड़ दीजिए, सीधे नरेंद्र, मुझे एक शेर याद आ रहा है, उसके बाद सीधे ओवर टू यू कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती के सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती के सामा हो गए, पहले गुल, फिर गुल बदन और फिर गुल बदामा हो गए। मतलब सीधे सीधे यार नरेंद्र, कैसे देखती हैं आप? कहीं एक बार फिर मेरी वो बात जो मैं आपसे निजी निजी तौर पर कहा करता हूँ कि ये दोनों सीनियर सिटीजन अपने अपने नेशन फर्स्ट वाले मिलके हम सारे लोगों का, पूरे विश्व का मजा ले रहे हैं, फिरकी काट रहे हैं। ऐसा तो नहीं है? ये हो क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? थैंक्स टू कौन कपूर है? हाँ, कोई कपूर है। ये शुरू से डिसाइडेड था कि दोनों का दुश्मन एक है और इसी के कारण ट्रम्प वन से पहले ये साथ में आए हैं। बिल्कुल इबारत सामने लिखी हुई है, लेकिन अक्सर इंसान क्या करता है, जो सामने रखा वो ना देख करके इधर उधर खोंचा लगा करके ढूंढता रहता है। ट्रम्प और मोदी की फ्रेंडशिप की मतलब मेडिसिन स्क्वायर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद भी आप इस चीज में कोई कंफ्यूज हो जाए तो मुझे आश्चर्य होता है। फिर इस साल के शुरू में टैरिफ लगे थे, वो टैरिफ धुल गए जब लगने का एक्चुअल समझ में समय आया। तो आपको क्यों लगा था कि साल में दोबारा टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं? उद्देश्य था चाइना को मोदी के पाले में भेजना, क्योंकि चाइना सीधी तरीके से आ नहीं रहा था। हाँ हाँ करके भेजा गया है। ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के डीप स्टेट को डिसमेंटल कर रहे हैं। इन दोनों का टारगेट एक है, इसीलिए इनकी दोस्ती में वो है कि दम है, क्योंकि अलाइनमेंट तो एक चीज है, टारगेट भी एक है, तो उद्देश्य वगैरह इतने ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड है ये दोनों। अब अमेरिका को ग्रेट बनाना, आप ये देखिए, आपने मेक इन इंडिया का किया और उन्होंने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आप एक एक पॉलिसी पे देखिए, दोनों सिंक्रोनाइज्ड है। ऐसा लगता है कि ट्रम्प मोदी से इंस्ट्रक्शन लेके चल रहे हैं। और यही बात मैं काफी समय से कह रही हूँ, एक एक चीज यहां से इंस्ट्रक्शन जाता है वहां पे फॉलो होती है। जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना होता है वो वहां पर होता है। हम अपने यहाँ से रेफ्यूजी को कब निकालेंगे? जब तुम अपने यहाँ से निकालोगे। तुमने निकाला तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जब हथकड़ी बेड़ी डाल करके भेजा फ्लाइट में, तब यहाँ पे हंगामा हो गया, रेफ भारतीय निकाल दिए गए, भारतीय निकाल गए। अब उसके बाद आप देखिए, उसी के बाद हमने अपने रेफ्यूजी निकालने शुरू किए, उससे पहले क्यों नहीं निकाल दिए? तो ये दोनों जिंदड़ी यार की तरीके से चल रहे हैं। एक इनकी गोटी, आपके ऑपरेशन सिंदूर का हाईलाइट नहीं मिलता अगर ट्रम्प ये ना कहते कि मैंने दोस्ती कराई है। उसको जो है वर्ल्ड प्रेस दबा देती। बार बार ट्रम्प इस बात को कहते रहे, मैंने दोस्ती कराई, मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, मैंने ये चीज वो कराई। तो उन्होंने, और क्या ट्रम्प को नहीं मालूम था कि ये बोलेंगे तो उसका बैकलैश आएगा? और इसी तरीके से
पाकिस्तान ने सबसे पहली बार सबसे बर्थडे प्रेजेंट दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी। हैप्पी बर्थडे मोदी जी, आप सही साबित हुए। ठीक है। तो उनकी बर्थडे का आप मोदी जी का ट्वीट देखिए, उसमें एक नंबर बहुत अच्छा लिखा है, 75th बर्थडे। पूरे विपक्ष को मॉकिंग संदेश है। हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं मोदी उनके ऊपर कि ये मेरा 75वां जन्मदिन है। और बेटा मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करूंगा। मैं गद्दी पे बैठूंगा और ऐसे ही भारत का प्रधानमंत्री बना रहूंगा। अब बोलो क्या कर लोगे। उदित रात नीचे से वो कह रहे हैं मोदी जी 75 साल के हो गए, रिजाइन कीजिए। ये जो 75 वार्म ग्रीटिंग्स ऑन माय 75th बर्थडे, ये पूरे इंडी गठबंधन का मजाक है कि मैं यहीं रहूंगा और ऐसे ही काम करता रहूंगा। तुम सपने देखते रहो मुंगेरी लाल के, ये सपने किसी दिन भी पूरे नहीं होंगे। तो ये अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है। अगर आप सोचें कि ये पुरानी चीजें हैं, इनको घटनाक्रमों को जोड़ करके हम इस पॉलिटिक्स को बता सकेंगे, नहीं। इस पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी चीज है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तो इसी के कारण आ, अब जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं थोड़े बहुत गलत साबित हो रहे हैं। सीधी बात है, वर्ल्ड वर्सेस डीप स्टेट एक इबारत लिखी जा रही है। इसमें वर्ल्ड -1 में लोग अमेरिका को रख देते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि डीप स्टेट की पकड़ सबसे ज्यादा अमेरिका में गहरी है, और उसको ठीक करने के लिए, उसको उस पे विजय हासिल करने के लिए कुछ चीजें अमेरिका के सिस्टम तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो सिस्टम डीप स्टेट के क्लचेस को बनाते हैं। तो वो जब तक आप नहीं तोड़ेंगे, अमेरिका को इसके बीच में से निकाल के लेके आना मुश्किल है। इसलिए अमेरिका थोड़ा डिसमेंटलिंग देखेगा। वही क्लचेस बहुत ज्यादा चाइना में है, इसलिए चाइना पूरी थोड़ी डिसमेंटलिंग देखेगा। और पाकिस्तान की तो चटनी हम चाहे ना चाहे हमको बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना ये पूरा एरिया शांत रह नहीं सकता। तो दो चटनियां बनेंगी, एक चटनी बनेगी पाकिस्तान में, एक चटनी बनेगी बांग्लादेश में। और बाकी सब हल्के हल्के फुल्के एडजस्टमेंट के साथ साथ, मोदी जी के इंस्ट्रक्शन के साथ साथ ठीक होता जाएगा। और इसमें आपको ट्रंप का साथ चाहिए। जी। अच्छा, ये दोनों चटनियां तो हरी हरी दिखाई दे रही हैं। आपने कहा कि एक उधर बनेगा पाकिस्तान, एक दूसरा बनेगा बांग्लादेश। तो फिलहाल तो ये दोनों हरी चटनियां हैं, कोई लाल चटनी की गुंजाइश खैर हम आगे खोजेंगे। आपने चूंकि पाकिस्तान का नाम लिया, आज मेरे पास एल्बम खुला हुआ है, फोटोआं भर भर के रखा हूं मैं। और एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दर्शकों, आप भी देखिएगा। इनको अगर नहीं पहचानते हो तो जरा ठीक से पहचान लीजिए। ये पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार साहब हैं। इशाक डार ने ये कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और ध्यान दीजिए किसी सड़क चलते पाकिस्तानी ने नहीं कहा है। पाक हाँ जी, क्या बोल रही हैं? पाकिस्तानी है तो सड़क चलता ही, सड़क छापी होगा। और दूसरी चीज, दिस इज नॉट सेइंग कि इंडिया अच्छा रिजेक्टेड ठीक, थर्ड पार्टी मीडिएशन। इसने कहा हैप्पी कोई बात, बर्थडे मोदी जी। इसने कहा है बिल्कुल ठीक हैप्पी बात। बर्थडे मोदी जी। आप कह रहे थे कोई नहीं मान रहा था, इसलिए मैं ही कह देता हूं, ताकि आपका जो विपक्ष है ना, वो आपकी नहीं सुनता, वो मेरी सुनता, उसको इंस्ट्रक्शन मैं देता हूं। तो मोदी जी, जन्मदिन की पहली बधाई हमारी तरफ से। मैं खुद ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हम अब आपके वासल हैं। हम अब आपकी इच्छा अनुसार चलेंगे। आपका विपक्ष जो है हमारी बात सुनता है, तो हम पहला गिफ्ट दे दें कि वो अमेरिका ने मीडिएशन नहीं किया था। हम आपके कारण आपके चरणों में झुके हैं, एंड भारत का आधिपत्य हमें स्वीकार है। पाकिस्तान तश्तरी में पेश हो रहा है। दिस ट्वीट डिसाइड्स दैट। जी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। और यही तो हमारे प्रधानमंत्री भी लगातार हाउस में कहे, हमारे विदेश मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, कि पाकिस्तान ने जब भारत ने उसकी बजा दी और वहां रखे हुए ट्रंप चचा का भी जो मसाला था उसको भी बजा दिया। उसके बाद सीधे-सीधे भारत से उन्होंने निवेदन किया कि महाराज, हुजूर, माई बाप रोक दो, और तब हमने रोक दिया। अब सवाल ये होता है कि ट्रम्प चाचा जो लगातार जो है हमने समझौता कराया, और उनके यहाँ दत्तक पुत्र जो हैं, एक तो हमारे यहाँ घूम रहे हैं अधेड़ साहब जो हैं, उनको हमारे एक मित्र हैं सतीश जी, वो अधेड़ कहते हैं, मैं उनको राष्ट्रपालक कहता हूँ। दर्शक आप भी 2-4 नाम दीजिए इस आदमी का। सवाल ये होता है कि चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर,
जो भी आड़े टेढ़े तिरछे मिर्छे वो सारी चीजें एक साथ होते हुए दिखाई दे रही हैं। अब मंजरी जी, सच बताऊं तो दर्शक आप भी याद रखते होंगे कि मंजरी जी आपने ये लाइन हमेशा लिया, जब से टैरिफ वॉर चल रही है तब से ये लाइन लिया, वो लाइन अब होते हुए दिखाई भी दे रही है। क्या आपको लगता है कि अब वन टू वन जो नरेंद्र मोदी और ट्रंप में टैरिफ को लेके बातचीत चल रही है, इस बात की शुरुआत जरा पहले नहीं हो जानी चाहिए थी? क्योंकि कई लोगों ने ये कहा कि मोदी साहब खुद बात कर लें, लेकिन हमारे यहाँ मोदी साहब ने सिस्टम का सहारा लिया। पहले ऑफिसर्स बात किए, फिर कंसर्न मिनिस्टर ने बात किया, एक तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से चले। तो ये मोदी जी की तो अपनी स्टाइल है कि जो काम जिसको करना है वही करे। अब 2 चीज़ बताइएगा, थोड़ा पहले नहीं हो सकता था? सीधे बोल देते, "अरे यार क्या कर रहे हो? जो अब चल रहा है यारी-यारी।" और ऑपरेशन सिंदूर पर ये जो डार ने खुद कह दिया कि भैया किसी थर्ड पार्टी का कोई वो माना ही नहीं भारत ने। और आगे भी इस रिपोर्ट में कहा उन्होंने कि भारत बातचीत ही हमसे नहीं करना चाहता है। सवाल ये होता है कि विपक्ष का क्या होगा? अंदर वाले जो खलीफा घूम रहे हैं उनका क्या होगा? बाहर वाले खलीफा तो लाइन पे आ रहे हैं। जी। खलीफा यानी ट्रम्प भाई साहब को मोदी ने ही तो कहा था स्टार्ट द टैरिफ वॉर अगेन। मैंने आपको क्या कहा, चाइना को भारत के पाले में भेजना ये टैरिफ वॉर एक शो था। और जब चाइना से सारी बात हो गई, बॉर्डर डिस्प्यूट पे आ गए, वांगी आ गया, ये सब क्यों हुआ अचानक? इतने मोदी आज से प्रधानमंत्री नहीं है, 11 साल से हैं। वांगी पहले आ जाते। तो आप समझिए 22 मिनट में जो मोदी जी ने कहा था, 22 मिनट में उन्होंने चीन, पाकिस्तान, यूएस, यूके और टर्की, अजरबैजान 6 देशों को 22 मिनट में हरा दिया। राइट? तब आप समझिए भारत की क्या माइट थी। पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ चरणों में आया है। उसके बाद फिर चाइना को भी समझ में आ गया हम कुछ बना ले मोदी से जीतना संभव नहीं है। कुछ लोग कहते हैं चाइना के ये रोबोट्स बहुत अच्छे हैं, चाइना का वो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतनी बढ़िया रोबोटिक टेक्नोलॉजी थी तो ऑपरेशन सिंदूर में यूज कर लेते। किसी ने मना किया था? राइट? आपके सैनिकों की गर्दन हमने हाथ से तोड़ी है। आपसे आपके सैटेलाइट, आपकी मिसाइल, आपका JF-17, आपके रोबोट सब धरे रह गए, आपका AI। उस समय वो समय था जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। चाइना कुड हैव डन एनी अमाउंट ऑफ अटैक इट वांटेड। इफ चाइना refrained, that means China doesn't have the power। तो उसके बाद फिर उसको हकाल करके लाया। पहले चाइना पे टैरिफ लगाया, फिर भारत पे टैरिफ लगाया, फिर ये दोनों भाई बंधु साथ में, क्योंकि दिस इज वॉर ऑन एशिया। मैं बार बार कहती हूँ, कोई मानता नहीं इस चीज को। आपने पूरी दुनिया की जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनको जीत लिया है, केवल एक कॉन्टिनेंट बचा है एशिया, और उसका कारण है 3 सुपर पावर, भारत, रशिया और चाइना, जिसमें भारत और रशिया अलाइन हो गए। चाइना वॉज अ खटपट एजेंट। ठीक है? तो उस खटपट एजेंट को इस टैरिफ वॉर से आपके पास लाया जा रहा है। जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर एक पहली बार 300% ऐसे कर टैरिफ लगाया था, एक दिन के लिए चाइनीज मार्केट ठप था कि आप प्रोडक्शन करके करेंगे क्या? बिकना तो है नहीं सामान। ठीक है? एंड थैंक्स टू कोविड चाइना को मालूम है पूरे वर्ल्ड से बैकलैश आ रहा है। अब उस पे टैरिफ और लग जाए, उस पे सैंक्शंस और लग जाए, तो इट इज टोटली फिनिशिंग चाइना। आप अपने कुछ भी टेक्नोलॉजी आप डेवलप करना चाहते हैं, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास ब्रेन है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आप यूज कैसे करेंगे? अल्टीमेटली आपके पास एनर्जी नहीं है। हमने ना उनके पास कोयला छोड़ा, ना हमने उनके पास पेट्रोल छोड़ा। तो आप यहाँ पर समझिए चाइना को हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट करके लॉक करके छोड़ा है कि उसको हमारे पास आने के लिए हमने रास्ता ही और कुछ छोड़ा नहीं। इसलिए राजनीति में आप कह रहे हैं पहले नहीं हो सकता था, टाइमिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल करेक्ट समय पे हुआ है, टाइमिंग के मास्टर है मोदी। और उन्होंने अपना उपक्रम निकाल लिया, भारत से चीन में सामान जा रहा है। पहले क्या हो रहा था, सोनिया के जमाने में वन वे था, उनसे आता था, हमारी तरफ से नहीं आता था। अब वहां पर कोयला नहीं, अब वहां पर पेट्रोल नहीं, अब वहां पर खाना नहीं। तो कोयला और पेट्रोल तो हम लिमिटेड देंगे, हाँ खाना तुम्हें ठीक से दे देंगे। ठीक। फिर 20% हमने क्या किया कि हम 20% इन्वेस्टमेंट आपसे ले लेंगे 4 साल में। अब तो मुझे लग रहा है 2-3 साल में, 1 साल और जल्दी चाइना टेक्नीशियन से, टेक्नोलॉजी से और पैसे से अब खाली होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने दरवाजे खोल दिए। काम
और वहां पर चाहिए क्या, दुनिया में वो कहीं नहीं जा सकते। जो बात है, अफ्रीका वगैरह जहां पर चाइनीज एक समय राज करते थे, वहां सब जगह से आपने हकलवा दिया है। अब वो केवल भारत आ सकते हैं, इसलिए वो जान की बाजी लगा के भारत आएंगे। और यहाँ वहां पर जो है लोग अपनी प्रॉपर्टी काफी सस्ते में बेच करके जल्द से जल्द भारत आना भी चाहते हैं। तो ये जो एक रश है ना, वो रश आपको बहुत फायदा देगी, और आपको दो फ्रंट पे देगी। अभी आपने देखा कि जैसे आपने जीएसटी कम किया, राइट, तुरंत आपकी मार्केट, अरे इतना बढ़िया फैसला था, अगर मार्केट आपके हाथ में थी तो गिरनी नहीं चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अगस्त में अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, हजारों करोड़ निकाल दिए। आपने कैसे बैलेंस किया, 20% चाइनीज इन्वेस्टमेंट ले लिया, तुम निकालो हम खरीदते हैं। ओके। तो हम वो डीप स्टेट को अपनी शेयर मार्केट से हटा रहे हैं, जिसको जिसे कहना चाहिए इंडिकेशन बना दिया था नेशनल हेल्थ का, फाइनेंशियल हेल्थ का। तो अब सारी जो पुरानी परंपराएं हैं जिनसे आप सीक्वेंसिंग करते थे, वो टूट गई हैं। नई परंपरा प्योर लॉजिक पे, अगर आपको, आप वो लॉजिक नहीं देख पा रहे हैं सामने लिखा हुआ, तो आपको नहीं पता। अभी जो मार्केट जिस तरीके से रेगुलेट होती थी, ऑयल आपने रशिया से ऑयल लेकर के इनकी ऑयल मार्केट पंक्चर कर दी, फार्मा आपने कोविड के दौरान कर दी, आर्म्स आपने दो दो अपनी बना दिए, एक हैदराबाद में एक लखनऊ में दो दो डिफेंस कॉरिडोर बना दिए, तीसरा चौथा वे में है। फिर आप सेमीकंडक्टर पे आए, अब आप सोशल मीडिया पे लग रहे हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बिना सोशल मीडिया बेकार था। अब आप अपने डेटा सेंटर्स, अब आप अपने क्रिप्टो, इसके ऊपर लग रहे हैं। तो आपने एक के बाद एक के बाद एक, जो डीप स्टेट की कंट्रोलिंग चीजें थी, उसके ऊपर भारत अपना कंट्रोल ले रहा। अमेरिका कैसा वो कर रहा है, ठीक है। आपको सोशल मीडिया बनाने के लिए बंदे चाहिए, हम यहाँ H1B वीजा कैंसिल कर देते हैं। अब क्या होगा, ये लोग जो मेरी हाईटेक कंपनीज में काम कर रहे थे, इनको यहाँ रह नहीं सकेंगे, कहाँ जाएंगे, वापस भारत जाएंगे। तब क्या करेंगे, भैया सीधे रास्ते से भारत का सोशल मीडिया नहीं बना रहे थे, टेढ़े रास्ते से बनाओ। वरना ट्रम्प का ये पोल प्रॉमिस था कि जो भारतीय आकर के यहाँ की यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, मैं उनको अमेरिका में जॉब दे दूंगा, क्योंकि अमेरिका को ग्रेट बनाना है तो उनको भारत की जरूरत है। तो फिर वो भारत के लोगों को वापस क्यों भेज रहा है, इसीलिए। तो आप समझिए, वो अपनी एजुकेशन पॉलिसी करेक्ट करें, हम भी अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं। हम अपना गृह मंत्रालय ठीक कर रहे हैं, वो अपना सीआईए ठीक कर रहे हैं। पूरी चीजें ट्यूनिंग में चल रही हैं। बिल्कुल। ओके। और ये जो है कि हमारे मंत्री आपके मंत्री से मिलेंगे, हमारा ये आपके उससे मिलेगा, ये नौटंकी है, ये फसाड है। वो कहते हैं एकदम ना, मंजरी पर्दे जी, के पीछे खेल कुछ और है। जी। कुछ और है बिल्कुल। और ये खेल मुझे लगता है दर्शकों, आप भी अब इस राय से सहमत होंगे, मंजरी जी ने सबसे पहले इसको स्मेल किया, सूंघा, और प्रारंभ के इस मंच पर लगातार ये लाइन इनकी कंटिन्यू रही, और अब साफ साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। मंजरी जी, ये तो सिंदूर धो दिया डार साहब ने, और यहाँ पर जो है ट्रम्प भी बिल्कुल अलग जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ जो एक डफाली घूम रहा है, उसका क्या विधवा होगा? हो गया बेचारा। ये डफाल, हाँ, पता नहीं, हाँ, अब विधवा उसके लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि भाई 377 तो यहाँ भी अब संवैधानिक मान्यता है, तो यहाँ भी ऐसा नहीं है। ये कम्युनिस्ट देख ही रही हैं आप, साड़ी पहन के लहराते घूमते रहते हैं, दाढ़ी वाड़ी पहन के सब। तो ये तो कहा जा सकता है। लेकिन आखिर राहुल गांधी, इनका इकोसिस्टम, अब ये भारत के अंदर क्या मुंह दिखाने के काबिल रह गया है? वो बेशरम इतना, उसे मुंह दिखाने का क्या, वो कहीं भी पहुंच जाएगा। और सेकेंडली देखिए, डीप स्टेट में बार बार कहती हूँ, प्याज की तरीके से आप एक परत निकालेंगे ना, तो नई शाइनिंग परत आ जाएगी। तो राहुल गांधी जिस बंदे से जुड़े हुए थे, जॉर्ज सोरस, वो अमेरिका के और रशिया के और हमारे निशाने पर है। काफी सारे देशों से उसने अपने ऑपरेशंस वाइंड अप कर दिए, और भारत से हमने निपटा दिया है। तो आप समझिए, जो इसका मेन सोर्स ऑफ पावर था, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इनके बाप थे, उनको, उनकी जिंदगी खतरे में है। तो अब वो इनको मैनेज करेंगे कि वो खुद को मैनेज करेंगे। बहरहाल एलेक्स सोरोस से ये अभी मलेशिया में मिलके आए हैं, कोई बात नहीं, मिल लो जुल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एलेक्स सोरोस खुद ही अपने उसके रोज तो उसके ऊपर इंक्वायरीज हो रही है। जॉर्ज सोरोस अभी नहीं आ रहा है, एलेक्स आ रहा है, उसका बेटा। ठीक है। तो अब समझिए, जब
बापजान खुद खतरे में तो अपनी वो बचाएंगे कि इनकी गर्दन बचाएंगे। बाकी मीडिया को चूंकि कंटिन्यूअसली पैसे मिल रहे हैं, तो वो राहुल गांधी को दिखा रहा है। और फिर हमारे इसमें लोगों को देखिए तमाशा देखने की आदत है। इसमें भारतीय तो कोई जनता शक नहीं, तमाशा प्रेमी है। इसमें तो कोई शक नहीं। और दर्शकों, आप जानते हैं कि प्रारब्ध के मंच पर मैं जो कुछ भी कहता हूं बेहद जिम्मेदारी से कहता हूं, गंभीरता से कहता हूं, और उसको प्रूव करने के लिए भी तैयार रहता हूं। मेरे पास वो लिस्ट है जिसमें यूट्यूबर से लेकर चैनल तक शामिल हैं। एक एक को कांग्रेस से कितने पैसे जाते हैं। और छोड़िए, ये जो एक नई खेती आप देख रहे होंगे कीड़े मकोड़ों की तरह, कांग्रेसी पैनलिस्ट, ये कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, आप लगातार देख रहे होंगे। कोई बाल सब पका हुआ, कोई दाढ़ी बड़ी हुई, कोई शर्मा, कोई सिंह, कोई फलाने, कोई ढिकाने, ये जो आ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक बन के, इन्हें हर एक ऐसे शो के लिए कांग्रेस से भेजा जाता है, कांग्रेस से पैसे मिलते हैं। और शर्म आनी चाहिए इस देश के सेक्टर 16 छाप खुद को स्थापित मीडिया कहने वालों चैनलों की। ये बेशर्म पैसे लेके और ये मुर्गे और तोते की लड़ाइयां करवाते हैं टीवी चैनलों में। और यही वजह है मंजरी जी कि इन बेशर्मों की दुकानदारी अब बंद हो रही है, इन पर भरोसा नहीं है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म है। लोग मनोरंजन के नाम पर इनके यहाँ जाते हैं, मनोरंजन देखने जाते हैं, तो कौओं और मुर्गों की लड़ाई देखने जाते हैं। लेकिन आप और हमारे जैसे जो भी गिलहरी प्रयास में हैं, प्रारब्ध जैसे मंच हैं और तमाम ऐसे मंच हैं, यही वजह है कि हम दर्शकों से स्नेह पा रहे हैं। राहुल गांधी, बधाई हो आपको, सुहाग उजड़ गया साहब, डार साहब ने आपका सिंदूर पोंछ दिया। अब सरेंडर नरेंडर है, ये देश कभी माफ नहीं करेगा, याद रखना। खानदानों को ऐसे ही भगाता रहा है, ऐसे ही भगाएगा 2014 से। हम सांस्कृतिक क्रांति के दौर में जी रहे हैं, कोई राजनीतिक क्रांति के दौर में नहीं जी रहे। इसलिए नेपाल और बांग्लादेश देखने वाले अपने सपने तोड़ दो, उठो, जागो और दिन भर भागने के अलावा कुछ मत करो। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। चलते चलते प्रधानमंत्री जी को यशस्वी हों, दीर्घजीवी हों, 75वें जन्मदिन की हैप्पी बर्थडे मोदी सर आपको। चैनल को ऐसे ही स्नेह देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करते रहिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मंजरी जी जब भी इस तरह के धमाकेदार वीडियो लेके आए तो सबसे पहले सूचना आपको मिले। मंजरी जी, इसी के साथ आइए दर्शकों से विदा लेते हैं। दर्शकों प्रणाम, नमस्कार, जय जय श्री राम। जय श्री राम।